पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वस्तु की गति पर कॉर्डिनेट्स बल के प्रभाव का एक केस पढ़ा था कि लैम्डा उत्तरी गोलार्ध में लैम्डा अक्षांश पर कोई वस्तु पूर्व उत्तर तल में गतिशील है तो कॉर्डिनेट्स बल के क्षैतिज घटक के कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से दाहिने ओर विस्थापित हो जाती है। उसी कड़ी में आज हम सेकंड केस पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर घिर रही है तो उस वस्तु की गति पर कॉर्डिनेट्स बल का क्या प्रभाव होगा। पार्टिकल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर घिर रही है। तो हमें पता है चूंकि कॉर्डिनेट्स बल इक्वल्स टू -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाय dt, वही हम लेंगे वस्तु लैम्डा अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से नीचे की ओर घिर रही है तो ओमेगा कितना हो जाएगा लैम्डा अक्षांश पर ओमेगा cos लैम्डा j डैश प्लस ओमेगा sin लैम्डा k डैश। इसको हम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, अब बात आई हमारी d डैश पर r बाय dt की। d डैश r बाय dt जिसको हम क्या लिखते हैं v डैश भी लिखते हैं, इसका कितना होगा मान, इसका हम परिमाण तो लिख लेते हैं v डैश ही सेम ही। अब ऊपर से नीचे की ओर घिर रही है तो कितना हो जाएगा -k डैश, यहां हमने लिखा -k डैश। ठीक है, इक्वेशन 3 जैसे हम पहले कर चुके हैं, इक्वेशन 2 और 3 से मान इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा FC इक्वल्स टू -2m, जैसा हमने पहले किया था उसी तरह से हम कर लेंगे, I डैश J डैश K डैश। पहले ओमेगा 0 ओमेगा cos लैम्डा ओमेगा sin लैम्डा, और इसका तो ये भी 0 ये भी 0 माइनस v डैश। FC इक्वल्स टू -2m, पहले हमने ले लिया I डैश का तो कितना हो जाएगा -ओमेगा v डैश cos लैम्डा 0 प्लस j डैश 0 माइनस 0 प्लस k डैश 0 माइनस 0। हम वैसे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैंने इसको पुराने तरीके से ही किया। तो हमारे पास आ जाएगा FC इक्वल्स टू -2m माइनस ओमेगा v डैश cos लैम्डा I डैश। बाकी सब हो गया। FC इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2m ओमेगा v डैश cos लैम्डा I डैश। इक्वेशन नंबर 4। पॉजिटिव I डैश है तो कौन सी दिशा शो कर रहा है, ईस्ट। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस वस्तु पर कॉर्डिनेट्स बल जो है वो पूर्व की ओर लगता है। तो हम जब भी समझेंगे तो पूर्व पश्चिम, तो हमारी कौन सी होगी, एक्स वाली दिशा होगी x डैश माइनस x डैश, और वस्तु ऊपर से नीचे को गिर रही है तो z डैश माइनस z डैश। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे y डैश को लेंगे, इफेक्टिव कौन सी रहेगी हमारी
एक्स डैश वाली और जेड डैश वाली, क्योंकि एक्स डैश दिशा में तो बल लग रहा है, कोऑर्डिनेट्स बल लग रहा है, और वस्तु जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील है। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, कोई बल, ये तो हो गया हमारा जेड डैश, ये एक्स डैश, ये माइनस एक्स डैश, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, इस जगह पर हमारा ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर है। तो वस्तु जो है यहाँ पर आ रही है v डैश वेग से, और बल कहाँ लग रहा है, और इस बल इस वाली दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इस बल की वजह से वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम निकालेंगे। कितना परिमाण है बल का, 2m ओमेगा v डैश cos लैम्डा। ठीक है, कॉर्नलियस बल के प्रभाव में वस्तु की गति का समीकरण, वस्तु की गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्नलियस फोर्स। तो हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के सेकंड नियम से संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं एफ सी, या पहले हम फोर्स से लिख रहे हैं, एफ इक्वल्स टू कितना होता है एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर वस्तु का त्वरण होता है, सिंपल डेफिनेशन है ये तो, और एम वस्तु का द्रव्यमान है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस बल की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, तो एफ को तो रिप्लेस कर देंगे एफ सी से, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा कि हम पूर्व दिशा में देखेंगे क्योंकि बल कहाँ लग रहा है, पूर्व दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर, हमारे वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए, क्योंकि कॉर्नलियस बल जो है वो पूर्व दिशा में लग रहा है और हम कॉर्नलियस बल का ही वस्तु की गति पर प्रभाव निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन ये हो गया हमारे पास 5, इक्वेशन 4 और 5 से क्या हो जाएगा हमारे पास, एम डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा। हमने यहाँ पे पूर्व दिशा ले ली, एक्स डैश ले लिया, एक्स डैश क्या है, पूर्व दिशा के अंदर विस्थापन, तो यहाँ पे हम आई डैश नहीं लिखेंगे। और m से m कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा। इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में v डैश जो है किसी समय t पर वस्तु का वेग है। अब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो प्रारंभिक वेग कुछ और होगा, अंतिम वेग कुछ और होगा। बीच में किसी समय t पर, जैसे वस्तु नीचे से ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो यहां पर किसी समय t पर इसका वेग v डैश है। न्यूटन के गति के फर्स्ट समीकरण से
इक्वल्स टू u प्लस at, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t समय जिस समय पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, v की जगह तो हमारे पास आ जाएगा v डैश, इसी समय t पर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि तभी वस्तु ऊपर से नीचे को गिरेगी जब उसका वेग 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग 0 और त्वरण की जगह हमारे पास आ जाएगा g, गुरुत्वीय त्वरण। चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे को गिर रही है और g की दिशा भी वही होती है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इन सब मान से इसमें रखने में हमारे पास क्या आ जाएगा, v डैश इक्वल्स टू gt, इक्वेशन 7। समीकरण 7 से मान 6 में रखने पर d2 x dash by dt square equals to 2 omega gt cos lambda, इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 किसी समय t पर वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, d x डैश बाय dt इक्वल्स टू 2 ओमेगा g t स्क्वायर अपॉन 2 cos lambda प्लस c1, वेयर c1 जो है वो समाकलन नियतांक है। तो पहले हम समाकलन नियतांक का मान ज्ञात करेंगे। एट t इक्वल्स टू 0, प्रारंभ में, शुरू में dx डैश बाय dt का मान कितना होगा, तो x दिशा में वस्तु का वेग हो गया 0, क्योंकि वस्तु तो ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू हुई जब उसका वेग 0 हुआ, इसका मान 0, क्योंकि पूर्व दिशा में तो कुछ था ही नहीं उस समय यहाँ पर प्रारंभ के अंदर, तो 0। तो हमें क्या देगा, c1 इक्वल्स टू 0, ये भी 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा, तो c1 का मान 0। तो हमारे पास किसी समय t पर x दिशा के अंदर वस्तु का वेग आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा g t स्क्वायर cos लैम्डा, इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 gives velocity of particle in x direction at any time t। पुनः समाकलन करने पर, इक्वेशन 9 को समाकलन करने पर तो हमारे पास आ जाएगा x डैश इक्वल्स टू ओमेगा g t क्यूब बाय 3 cos लैम्डा प्लस c2 अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मान ज्ञात करेंगे। वैसे ही एट t इक्वल्स टू 0, प्रारंभ में तो पूर्व दिशा में कोई विस्थापन नहीं था, x डैश क्या दिखा रहा है, पूर्व दिशा में विस्थापन को 0, तो हमारे पास आ जाएगा c2 इक्वल्स टू 0 और x डैश इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ओमेगा g, पहले हम 1/3 भी लिख लें, t क्यूब cos लैम्डा
इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई किसी भी वस्तु का कॉर्नियस बल के कारण पूर्व दिशा में विस्थापन को दिखाती है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, कॉर्नियस बल के कारण, जो कि कहाँ की ओर लग रहा है, पूर्व दिशा में लग रहा है। इसके कारण इस वस्तु को, जो कि यहाँ पर गिरना चाहिए था, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो वस्तु कहाँ गिरती है, इस साइड। किसी समय टी पर जब वस्तु गिरी, किसी भी टाइम टी पर यहाँ पर इसका विस्थापन हम निकाल सकते हैं। वस्तु गिरने की वजह कहाँ लगी, यहाँ की गिरी, पूर्व की, अपनी प्रारंभिक स्थिति से पूर्व की ओर। तो ये जो विस्थापन किसी भी समय टी पर यहाँ पर होगा। फिर बता रही हूँ रिलेटिव है। मान लो वस्तु यहां पर गिर रही होती इस जगह पे, तो अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व की ओर विचलित हो जाती, इधर जाती, पूर्व की ओर, इसके रिलेटिव पूर्व है। अगर मैं यहां खड़ी हूं, मेरे इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, तो ये मेरे सापेक्ष है। अगर मैं इधर आ गई तो ये पोर्शन भी ईस्ट में गिरा जाएगा, इधर वाला वेस्ट में होगा। और मैं इसकी जगह इधर आ गई तो ये वाला पोर्शन जो पहले ईस्ट में था वो वेस्ट में चला जाएगा। तो ये रिलेटिव होता है। वस्तु कहाँ से नीचे गिर रही है, यदि यहाँ से गिर रही है तो इसके सापेक्ष ये पॉजिटिव पूर्व दिशा है, इसके सापेक्ष ये पूर्व है, यहीं पूर्व में गिर रही है, यहाँ पर आ गई तब भी ये इसके सापेक्ष ये पूर्व है। इस तरह से ये रिलेटिव होता है। तो इक्वेशन 10 जो देता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट in east direction at any time t, किसी समय t पर पूर्व दिशा में विस्थापन को दिखाता है। माना वस्तु h ऊंचाई से h हाइट से नीचे की ओर गिर रही है, तब सेकेंड इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरे समीकरण से, तो कितना होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मान हो जाएगा h ऊंचाई से गिरी, इतनी दूरी तय कर रही है, u का मान 0, a का मान g। इसको रखने से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 11। इक्वेशन 11 से कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी, विच गिव्स टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इक्वेशन 12 से टी का मान 10 में रखने पर इक्वेशन 12 से मान इक्वेशन 10
पर x डैश इक्वल्स टू 1/3 ओमेगा जी, इसे कितना बन जाएगा 2h/g अंडर रूट 2h/g cos ऑफ लैम्डा। g से g कैंसिल, x डैश इक्वल्स टू 2/3 ओमेगा h अंडर रूट 2h/g cos लैम्डा, और x डैश इक्वल्स टू 2/3, या इस 2 को भी मैं अंदर ले लूं, चलो पहले बाद में लेंगे, ओमेगा अंडर रूट 2h³ cos लैम्डा। लिखने के तरीके अलग अलग। x डैश इक्वल्स टू, इसको हमने अंदर ले लिया तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 8h³ cos लैम्डा। इक्वेशन 13, ये भी 13 है, ये भी 13, सब 13 है। इक्वेशन 13 जो है ओमेगा रहेगा। इक्वेशन 13 h ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती वस्तु पर कॉर्निस बल के कारण पूर्व दिशा में विस्थापन को बताती है। इक्वेशन 13 h ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु का कॉर्निस बल के प्रभाव से पूर्व दिशा में विस्थापन को दर्शाती है। माना ये ऊंचाई जो है, इसको हम P बिंदु ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, ये ऊंचाई जो है h है, और कॉर्निस इसको हमने लिया x डैश, ये हमारा z डैश था, माइनस x डैश मीन्स ईस्ट, ये वेस्ट। तो जो वस्तु h ऊंचाई से यहाँ PQ पर आनी चाहिए थी, कॉर्निस बल के कारण वो कहाँ आती है PR पर। कॉर्निस बल कहाँ लग रहा है FC, और यहाँ पर जो हमारे वस्तु का वेग जो है वो V डैश। ये जो दूरी है ये है x डैश, इक्वेशन 13 से फाइनली आ गया। तो जो वस्तु P से Q की ओर आनी चाहिए थी वो कहाँ जाती है, कॉर्निस बल के प्रभाव से P से R की ओर आती है। ये विस्थापन जो है पूर्व दिशा में कॉर्निस बल की वजह से होता है। वस्तु ऊपर से सीधी नीचे की ओर गिर के R बिंदु पर विस्थापित होती हुई गिरती है। पूर्व दिशा में विस्थापन कितना है x डैश। किसी भी समय t पर विस्थापन कहां से निकालेंगे हम, इक्वेशन कौन सी से, 10वीं से। इक्वेशन 10 में जो है किसी भी समय t पर विस्थापन कितना होगा, x डैश का मान, क्योंकि वहां पे क्या t के टर्म्स में था t³, ये x डैश इक्वल्स टू 1/3 ओमेगा g t³ बाय cos लैम्डा, वो बताएगा यहाँ पर x डैश इक्वल्स टू 1/3 ओमेगा g t³ cos लैम्डा। किसी भी समय t पर ये विस्थापन बताएगा, और फाइनल विस्थापन इक्वेशन 13 बताएगी। फिर रिपीट करो, रिलेटिव है q के रिलेटिव पूर्व दिशा में, r के रिलेटिव पूर्व दिशा कहाँ इधर होगी, ठीक है। इस पॉइंट के रिलेटिव पूर्व दिशा ये होगी, ये एक दूसरे के सापेक्ष चलता है, ठीक है। ऑब्जर्वर के सापेक्ष की हम बात करेंगे। नेक्स्ट केस हमारा है जब हमें वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका, इस पर कॉर्निस बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।